SC सनाले क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हूं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 4 साल बाद किसी भी ICC टूर्नामेंट के दूसरे मरहले तक पहुंच गई है, यही बड़ी बात है। गो के हमने नीदरलैंड, नामीबिया और एक और छोटी टीम थी जिसको हमने हराया। इंडिया एक बड़ी टीम थी, हम उससे हार गए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर आज जो चेंजेस किए गए हैं वो कितने कारआमद साबित हुए या आगे कितने कारआमद साबित होंगे, मेरे लिए मैं बड़ा खुश हूं कि उमर फारूक कालसन साहब पाकिस्तान के टॉप क्रिकेट जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और मेरे साथी सरदार औरंगजेब साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। उमर भाई, बाबर आजम का आज बेंच पर बैठना हिकमत अमली थी, बाबर का मैसेज था, या ये जो टीम के अंदर दो ग्रुप हैं, एक प्लेयर्स का और एक मैनेजमेंट का, ग्रुप बंदी नहीं कह रहा हूं, दो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है, उनकी किसकी विश के ऊपर बाबर सिलेक्ट हुआ और किसकी विश के ऊपर बाबर अंदर नहीं गया और किसकी विश थी बेंच में बैठा रहे, या ये म्यूचुअली सब कुछ लग रहा था? आपका क्या असेसमेंट है इसके ऊपर? देखिए, पहले तो मैं गेम को असेस करूंगा। गेम हम जीते जरूर है, लेकिन इस जीत के बाद हमारे पास नॉर्मली हमें सोल्यूशन मिलने चाहिए थे, हमें जवाब मिलने चाहिए थे। इस गेम के बाद हमारे दिमाग में और सवाल पैदा हुए हैं, जो आपने भी खुद ही क्रिएट किया कि बाबर आजम का टीम में आज 11 में होना उसको नंबर 4 पे भी नहीं खिलाया, टॉप पे भी नहीं खिलाया और इनफैक्ट उसको बारी भी नहीं दी। तो बड़ी कंफ्यूजन है। जो आपने बात की ना, दो ग्रुप्स हैं, जो भी आपने नरेट करने की कोशिश की है, मैं ये समझता हूँ दो माइंडसेट है, जो बेसिकली क्लैश हो रहे हैं। ग्रुप वास्ते माजरत दो माइंडसेट है जो क्लैश हो रहे हैं और दोनों जिसे वो कन्विंस नहीं कर पा रहे कि करना क्या। बिकॉज माइक हेसल इस टाइम डोमिनेट करे, डेफिनेटली वो हेड कोच है, उनकी बात सुननी जानी चाहिए। गलत क्या सही वो अलग बात है। अगर वो अपने आप को अपनी जो फिलोसफी है उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो फिर आप उनको कहते हैं ना, उनको आप ब्लेम भी नहीं कर सकते। तो ये कहीं ना कहीं आई थिंक कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी का इशू आ रहा है कि आपको समझ नहीं आ रही कि आपको बाबर आजम को खिलाना है नहीं खिलाना है। अगर खिलाना है 11 में तो कहाँ खिलाना है। तो आज जो हुआ है बाबर आजम के साथ, ये मजीद बेसिकली बाबर आजम की जो बेसिकली बेइज्जती करने वाली बात है कि आपने उसको एक तो खिलाया और इसको आपने 11 में मौका नहीं दिया। बिकॉज ये वो गेम्स होती हैं जो जिनको मैं छोटी टीम तो नहीं कहना चाहता, लेकिन रेलिवेंटली पाकिस्तान के मुकाबले में ये एक स्मॉलर नेशन है क्रिकेटिंग वाइज। तो अगर आप इनके अगेंस्ट आप नहीं खिलाएंगे तो आपका जो आपने इंडिया के खिलाफ जो आपने डिफीट लिया है, उसके बाद जो आपका एकदम मोराल आपका डाउन हुआ है, ये ऐसी गेम्स होती हैं जो आपको मोराल अप करती हैं। ऑल्दो छोटी ओपोनेंट है, हल्की ओपोनेंट है, लेकिन गेम तो गेम है। ये आपकी चॉइस थोड़ी कि आपने हराया भी एक तरफा वे में है ना। तो आपने अगर रिडम्पशन देनी है तो वो रिडम्पशन आपने उन लोगों को देनी है जिनको आपने पुरानी गेम के बाद, देखिए आपने शाहीन को ड्रॉप किया, आपने इब्राल को ड्रॉप किया, अब आपने शादाब को, जो बात चलती है, शादाब को बाबर को टीम में रखा है, उनको आपने रिडीम करना है ना। आपने उनको उनका जो मोराल है उसको उठाना है। आपने दो को तो बाहर बिठा दिया, आपने उनको तो आप नहीं कुछ कर सकते। जो दो आपने खिलाए हैं उनको मोराल ऊपर लाने के लिए आपको उनको ज्यादा से ज्यादा बॉल देने हैं खेलने के लिए। आपने नाफे को खिलाया, बिल्कुल ठीक खिलाया, ठीक है, नया प्लेयर है, आप उससे ज्यादा उस पर ओवर डिपेंड नहीं कर सकते। बिकॉज ये यंग गाय, अगर आपको ये बोलेगा जी हमें नाफे पे डिपेंडेंट होना है, तो ये बड़ी बेवकूफी वाली बात है। तो आपको बाबर को आपको रिडीम करना चाहिए था, जो उसको रिडम्पशन ऑफर करनी चाहिए थी, जो कि नहीं की। उसके बरक्स आपने शादाब को पूरा आपने मालिश दिया, आपने उसको बैटिंग भी ऊपर करवा दी, वो रेडी नहीं था। अगर आपने गौर से देखा हो तो उसको फौरन भेजा गया, पुश किया गया, जाओ तुम जाओ। आपने बॉलिंग में उसको उन एरियाज में बॉल दिए गए जहां पे वो विकेट लेने में कामयाब हुआ। ऑल्दो छोटा ओपोनेंट है, विकेट लेना आसान है इनके अगेंस्ट, बट अगेन आपने उनको अपॉर्चुनिटी तो दी ना कि आप अपने आप को दोबारा उठाने की कोशिश करो। आपने बाबर को नहीं दी। ये आई थिंक क्लियर कट मैसेज है गोइंग फॉरवर्ड कि आई थिंक बाबर से टीम में होने से पाकिस्तान की टीम में क्लैरिटी नहीं आ रही, पाकिस्तान में इनका बैलेंस क्रिएट नहीं हो रहा। आज वो 11 में क्यों था, इसका जवाब आई थिंक आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की होगी, आपको जवाब मिला ही नहीं मिला, मुझे नहीं पता, आपको वहां पूछना चाहिए था। अगर पूछा तो आप बताएं अपने व्यूवर्स को कि क्या वजह थी उसको खिलाने की। इस जीत के बाद दे आर मोर क्वेश्चन देन आंसर्स। मैंने जो कल प्रैक्टिस में देखा, माइक हेसन सबसे ज्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे और एक फुटेज भी वायरल हो रही है जो कि ब्रॉडकास्टर्स ने आज डग आउट की चलाई है, जहां सलमान और माइक हेसन में कोई गर्मी सर्दी बजाहिर देख रही है, हमें पता नहीं है क्या बात हो रही है, बट वो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा है। सरदार औरंगजेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब, मुझे आप एक बात बताइए, शाहीन का बेंच पर बैठना और बाबर का प्लेइंग 11 में रह के एक्शन में ना आना, 200 स्कोर भी आपका कर जाना और अगली टीम को 102 से हरा भी देना, तो अगर ये नेक शगुन है पाकिस्तानी टीम का, तो फिर भाई साहब शाहीन को मौका दे देते, वो भी 3-4 आउट कर लेता और बाबर को भी खिलाते 40-50, वो भी कर लेता। या तो फिर इसी चीज के साथ कंटिन्यू करना चाहिए, या आगे एक और बड़ी ऑपोजिशन न्यूजीलैंड आ रही है, अगला मरहला आ रहा है, हम कहीं वापस फिर उसी पेज पे तो नहीं चले जाएंगे? देखिए, इस टीम के अंदर तीन जो आपके मेन प्लेयर थे ना, इब्रार, शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम, वो तीनों आज यूसुफ मिल्ले की टीम में नहीं थे, क्योंकि बाबर आजम ने भी बारी नहीं ली और उसके बावजूद पाकिस्तान जीत गया।
जो बाबर आजम को नहीं भेजा गया, शादाब को भेजा गया, देखिए यही हमारे नुकसान होते हैं कि छोटी टीमों के अगेंस्ट हम शादाब को प्रमोट कर देते हैं, वो थोड़े बहुत रन कर देता। आज भी देखे तो 20 बॉलों पे 22 रन थे, अगर आखिरी ओवर में वो 2 छक्के ना लगाता। अब उसकी वो 36 रन की इनिंग्स जो है वो बड़ी अवेलेबल हो गई है, उसकी बिना पर हो सकता है वो आगे 2-3 मैचेस खेल जाए। बाबर आजम चूंकि आपने उसको अगर खिलाना था तो फिर वो टॉप ऑर्डर में होता। कल से तो ये न्यूज भी चल रही थी वो ओपन कर रहे हैं। अब नंबर 4 अगर नहीं, 5 नहीं, 6-7 के बाद वो कहाँ पे बैटिंग करेगा? तो मुझे लगता है कुछ लोगों को प्रमोट किया जा रहा है और कुछ लोगों को पीछे धकेला जा रहा है। अब इस तरह के सिनेरियो में जब बड़ी टीमें आपके सामने आती है ना, जैसे इंडिया आपकी आ गई, तो फिर सारे एक्सपोज हो जाते हैं। आज कुछ बेहतरी तो जरूर थी कि शाहीन शाह आफरीदी टीम में नहीं खेले, अबरार को आपने बेंच पे बैठा दिया, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी कि उनको टीम में रखे। क्या ही अच्छा होता कि बाबर आजम को इस तरह बेइज्जत करने से बेहतर था उसको ड्रॉप ही कर जाते, क्योंकि बाबर आजम भी देखो परफॉर्म नहीं कर रहा। सॉरी आपकी बात, ये मेरी और आपकी असेसमेंट है। अमूमन उमर हमसे ज्यादा बेहतर क्रिकेट खेलते हैं। जब भी कोई सीनियर बंदा होता है तो किसी माड़ी टीम के साथ खेल रहे होते हैं, विकेटें भी कम गिरी होती है, तो उसे कहता है यार तू बैठा रहे, बाकियों को आजमा लेते हैं। देखिए ये तो तब होता है ना कि जब आपका टॉप ऑर्डर या जो आपका सीनियर प्लेयर है बहुत ज्यादा फॉर्म में, वो रन्स कर रहा है, उसको इन टीमों के खिलाफ बैटिंग करने की जरूरत नहीं है। वो तब होता है जब आपका एक मैन प्लेयर इतना अंडर प्रेशर है कि उससे रन ही नहीं हो रहे, तो यही तो मौका होता है कि उसको ऐसी टीम्स के अगले खिलाएं ताकि वो अपने 40-50 रन इसका मतलब है कि आप उसकी प्लेइंग 11 में आज उसकी सिलेक्शन को जस्टिफाई कर रहे हैं। ये कर रहा हूं कि उसको क्यों रखा। मेरा सवाल तो ये ना, क्यों रखा? अगर रखा तो अगर ये हाल आपने उसका साथ करना था तो उसको रखना ही नहीं चाहिए था ना। शादाब अगर इब्रार के ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, शाहीन शाह के होने से ना फर्क पड़ता, अगर बाबर आजम ने बैटिंग में भी फिर फर्क नहीं पड़ता, तो उसको नहीं रखना चाहिए था ना। क्या अच्छा होता आज आप फखर जमान को मौका दे देते, नसीम शाह को मौका दे देते। 9 बैटर के साथ आप चले गए, यूजलेस हो गए ना। आपने राना फहीम अशरफ को यूजलेस किया हुआ था, 3 मैचेस में उसने बॉलिंग नहीं दी। आज उसने बॉलिंग भी कराई, सलमान मिर्जा ने बॉलिंग कराई, शाहीन शाह अफरीदी से बहुत बेहतर बॉलिंग कराई। अगर आप ये कहेंगे कि ये जरा कमजोर टीम थी, तो नेदरलैंड भी कमजोर टीम थी, जिसमें शाहीन शाह ने पहले ओवर में 15 और सेकंड लास्ट ओवर में 20 रन दिए थे। तो आज तो सलमान मिर्जा जो नए बॉल के साथ आए, उन्हें स्ट्राइक दे दिया। यही हमसे शाहीन शाह अफरीदी से चाहिए था ना। तो इट्स मीन कि शाहीन शाह अफरीदी के बगैर भी ये टीम चल सकती है, तो ये टीम बाबर आजम के बगैर भी चल सकती है। जो पहले दिन से हमारा पॉइंट था कि फखर जमान को आप इस प्लेइंग 11 से ड्रॉप नहीं कर सकते। मैं तो अब भी कहता हूं कि नसीम शाह को भी इस प्लेइंग 11 में होना चाहिए, लेकिन चलो कुछ तो बेहतरी आई है कि 2 प्लेयर को आप लेके आए। और यही मैं बार बार आपसे कह रहा था कि ये उस्मान और इब्रार को जब आप मुझसे झगड़ा कर रहे थे एक साथ नहीं खिला सकते, इनकी जगह ख्वाजा नाफे ख्वाजा नाफे 5 रन किए। मगर आपके पास जो बेंच जब प्लेइंग 11 में ऐसी स्ट्रेंथ होती है ना बैटिंग में, तो फिर जरा आप खुले दिल से जाते हैं। शादाब पे, नवाज पे, फहीम अशरफ पे, उस्मान पे आप रिलाई नहीं कर सकते। जो जेन्युइन बैटर होता है, फखर जमान हो गया, ख्वाजा नाफे हो गया, इनकी टीम में होने से अगली जो टीम है उस पर प्रेशर आता है और उसको एक अलग से प्लान करने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ बेहतरी तो जरूर आई है इस कॉम्बिनेशन के साथ। मगर फखर जमान इस प्लेइंग 11 में अगर आ जाए तो मुझे लगता है कि ये टीम जरा बैटिंग लाइनअप और मजबूत हो जाएगी। उमर, जो आपने माइंडसेट की शुरू में बात की है, अब अगले मरहले पे आता हूँ। हमने आज का मैच, चलो यहाँ गुफ्तगू उसकी खत्म करते हैं। अगला मैच हमारा न्यूजीलैंड के साथ, टूर्नामेंट की बेहतरीन टीम है, बट वो श्रीलंका में खेलने के लिए आई हुई है। इंडिया भी चेन्नई यहाँ से 1.5 घंटे की फ्लाइट के ऊपर दूर है, उनको ये कंडीशन सूट करती थी। इससे पहले भी वो एशिया कप में होस्ट श्रीलंका को 50 पे आउट कर चुके हैं। गोरी टीमें यहाँ आती हैं, उन गोरी टीमों के सामने इंग्लैंड भी है और न्यूजीलैंड भी है। बाबर बेंच के ऊपर अब चला जाए शाहीन की तरह, या आपको लगता है कि ये दोनों वापस आके हम अपनी टीम को बड़े नामों के साथ फुल स्ट्रेंथ करें, या ये जो आज 50% थोड़ी शेप बेहतर है, ये 50 को 100 किया जाए, या वापस 0 पे जाया जाए? समझ गया मेरा सवाल? बिल्कुल, जो आप शेप की बात कर रहे हैं, मुझे ये शेप नहीं नजर आई। किसको नजर आई है? आई मीन ये 1-2-3 लड़कों ने आज बारी खेली है, आपस में बारी खेली गई है। किसने खेली है? आपने फरहान की खेली है। फरहान थोड़ा अंडररेटेड रहे हैं, उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, बिकॉज कल तक बात चल रही थी कि उनको ड्रॉप किया जा रहा है। yes. बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, अगर ये बात निकली भी है, अगर सच भी है तो बहुत अनफॉर्चुनेट है, बिकॉज आपका वो बेस्ट प्लेयर है टॉप पे, वो अपना कंसिस्टेंटली खेल रहा है। अगर आप हर प्लेयर को उसके उस रोल के मुताबिक हटाना शुरू कर देंगे, मतलब आप देख रहे हैं ना माइक हसन कर क्या रहा है। हर उस प्लेयर को जो स्पेशलाइज है अपनी सर्टन फील्ड में, उसको आप एडिशनल जिम्मेदारी, किसी को बॉलिंग करवा रहे हैं, बॉलिंग है तो बैटिंग करवा रहे हैं। वो वाहिद प्लेयर है जो इस टाइम कंफ्यूज नहीं है, उसको पता है वो ओपनर है, उसको पता है उसका रोल क्या है, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जितने लड़के नीचे आए, आगा सलमान है, बॉलिंग भी करवाता है, वो कंफ्यूज भी है, कैप्टन भी है। फिर आपने सैम अयूब से बॉलिंग भी कराना शुरू कर दिया। नीचे लंबी लाइन है और सबके सब ऑलराउंडर है, बड़े बड़े आपने। तो अब जो गोइंग फॉरवर्ड आपने बात की है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, यस देयर इज अ चांस कि वो स्ट्रगल करेगी। और हमारी जो स्ट्रेंथ है, ये कभी ना भूलिएगा आपकी, हमारी स्ट्रेंथ उस्मान तारिक, हमारे पास जो स्पिनर है हमारे नवाज हैं, शादाब भी, ऑल्दो उनकी जो आज परफॉर्मेंस है मैं उसको 100% तो नहीं रेट करता, बिकॉज आपकी जब आप इतने एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं तो आपकी मैटर करती है बड़ी टीमों के खिलाफ परफॉर्मेंस, जहाँ पे आपने परफॉर्म नहीं किया। अगेंस्ट इंडिया की बात करूं मैं, गोइंग फॉरवर्ड वो क्या करता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी की जो आप 11 पे आप बड़ा आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि कुछ शेप नजर आ रही है, ये शेप नजर नहीं आ रही है। आप
ये जीतने के बाद अगर ड्रेसिंग रूम में या जो आपने आप एक बड़ी एक फुटेज जो है ब्रॉडकास्ट ने दिखाई है वो एक अच्छी पिक्चर नहीं दे रही, मीन्स के कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है, कहीं ना कहीं एक डिसएग्रीमेंट है। जब आप इस कंफ्यूजन में रहते हैं, देखिए जीत आपने जाना था नमीबिया के अगेंस्ट, कोई मुश्किल टीम नहीं है ये। गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि इस जीत के बाद आपके पास कोई सोल्यूशन अभी तक नहीं निकला कि हमें बड़ी टीम के खिलाफ कैसे compete करना है। आपका माइंड क्या कहता है कि बाबर न्यूजीलैंड के खिलाफ प्लेइंग 11 में रहना चाहिए, शाहीन बेंच पे रहना चाहिए, फखर अगर आए तो किसकी जगह पे है, या ये जो आज की प्लेइंग 11 है ये एक बेस्ट प्लेइंग 11 हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं? देखिए आई थिंक बाबर आजम को अगर जो आज नहीं बारी दी गई, अगर हम देखें कि रैंडम है, ये रैंडम नहीं है। आई थिंक ये एक मैसेज दिया गया जो आपने पहले बात नहीं की, आज भी रंगजेब ने बात की है कि बाबर के बगैर भी पाकिस्तान टीम आज जीती है। आई थिंक ये कहीं ना कहीं एक बड़े ही स्ट्रेटेजिकल तरीके से एक मैसेज दिया गया है कि वी कैन विन विदाउट बाबर आजम, वी कैन विन विदाउट शाहीन अफरीदी, बट दैट्स नॉट एंटायरली ट्रू। अगर आप बॉलिंग की बात करें, आपको बॉलिंग में एक्सपीरियंस चाहिए, बिकॉज बॉलर के पास 4 ओवर है, बॉलर बैटर के पास 1 बॉल होता है। अब जब आप बड़ी स्टेज पे जाएंगे तो अगर आप फखर जमान को आउट ऑफ नोवेयर, जो ये आधा सीजन जो है वर्ल्ड कप का नहीं खेला, आप अचानक से उसको पुश कर देंगे, और अगेन हमें नहीं पता फखर को कहाँ पे खिलाया जाएगा। नाफे की जगह पे तो बैट आ सकता है, एक गैप तो हाँ, नजर आ रहा है दूर से, आ सकता है, लेकिन क्या फखर जमान फौरन रिस्पॉन्ड करेगा? इस पूरे वर्ल्ड कप में सो फार कितनी देर हो गई यहाँ पे आए हुए? आई थिंक खासा टाइम हो गया पाकिस्तान को आगे, उसने गेम को फील ही नहीं किया। उसने बल्ले पे सिर्फ बॉल अगर खाए हैं तो वो नेट प्रैक्टिस में खाए हैं उसने। तो क्या आप उसको फौरन बोलेंगे आओ जी करो आके? तो ये शुरू से ही प्लानिंग का एक फुकदान था, शुरू से ही हमारी क्लैरिटी हमें नहीं थी, शुरू से ही प्रॉब्लम थे। दुनिया में टीम्स प्रिपेयर होके आती हैं 2-2 साल पहले, उनको पता होता है हमारे नंबर्स पे किस किस ने खेलना है, हमें क्या करना है। नहीं होगा दे हैव प्लान बी, उसके बाद प्लान बी नहीं होगा दे हैव प्लान सी। हमारे पास 11 लड़के हैं और उसके बाद बाकी जो 5 लड़के हैं 16 प्लस 16 में 11 और 12, वो जो बाकी लड़के हैं वो रिडंडेंट है, जैसे वो सैर करने के लिए आए हैं, उन पे कोई ट्रस्ट ही नहीं करता। अगर आपने आज सलमान ने उसको खिलाया, सलमान मिर्जा को खिलाया, आपने कोई एहसान नहीं किया, आपने कोई स्ट्रेटेजी वाले नहीं खिलाया, बिकॉज शाहीन ने परफॉर्म नहीं किया तो हमने उसको खिलाना पड़ा हमें। आपने दिल से नहीं खिलाया, आपकी मजबूरी बना है। देखिए जब आप 16 लड़के पिक करते हैं, मीन्स के दे आर इक्वल, दे कैन वॉक इन एनी 11 एनी डे अगेंस्ट एनी ओपोनेंट। और आगा ने ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला भी था कि हमें ड्रॉप करना पड़ा तो हम ड्रॉप करेंगे। तो वो ये कहने में मुझे कहते हैं कॉल और तादाद में फर्क क्यों आ रहा है? आप में वो विल पावर नहीं है कि हम ये काम कर सकते हैं? आप में वो आपको बैक नहीं कर रहा? क्या बहुत से लोग स्ट्रिंग पुल कर रहे हैं पाकिस्तान टीम की? क्या पाकिस्तान से कोई डिसीजन आ रहे हैं कि ये करे वो करे? क्या यहाँ पे आपस में हार्मनी क्रिएट नहीं की जा रही? बिकॉज आज जो पिक्चर गई है वो बहुत अगली पिक्चर थी, जो थोड़ी आई थिंक 10 सेकंड की या 6 सेकंड की पिक्चर थी। दैट वाज अ वेरी अगली पिक्चर, जो कि आपको मजीद आपको थ्रो करती है आपको अनसर्टेनिटी की तरफ। तो आई थिंक अभी होप फॉर द बेस्ट कि आगे मुश्किल ओपोनेंट्स है, आसान ओपोनेंट बिल्कुल नहीं है। सुपर 8 में डेफिनेटली 3 टीमें इंपॉर्टेंट। बाबर को आप अगले मैच में प्लेइंग 11 में देख रहे हैं? अगर वो उसको खिलाने की कोशिश भी करते हैं तो दैट्स अ वेरी रॉन्ग डिसीजन। आप उसको अंडर प्रेशर मजीद करते जा रहे हैं और अपनी उसकी रेपुटेशन भी खराब कर रहे हैं और अपने आप को भी एक 11-1 के साथ आप खेल रहे हैं, तो ये गलत है। आई थिंक यू नीड टू हैव यू ट्रस्ट अदर 4 प्लेयर एज वेल। यानी आपको अगर आपने सोच लिया कि मैंने यही 11 खिलानी है, बाकी 6 लड़के मेरे रिडंडेंट है, तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा बाकी लड़कों को भी, बिकॉज आपने पिक किया, उनको किसी बेस पे पिक किया ना, नाफे को पिक किया, फखर को पिक किया है, किसी बेस पे पिक किया आपने। अगर वो बेस आप अप्लाई नहीं करें तो फिर क्या फायदा आपको? उनको घर भेज दें आप। आखिरी सवाल आपसे, आप बाबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ प्लेइंग 11 में देख रहे हैं? देखिए अगर तो फखर जमान फिट है, उनकी फिटनेस का मसला नहीं है, तो एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचना चाहिए। बिल्कुल बाबर आजम को ड्रॉप करके फखर जमान को होना चाहिए, क्योंकि फखर जमान एक ऐसा प्लेयर है जो मैच विनर है और जिस नंबर पर बाबर आजम खेलते हैं, इस नंबर पर अगर फखर जमान हो, आपको याद होगा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो फखर जमान ने वर्ल्ड कप में इनिंग्स खेली थी, गो के बाबर आजम ने उनका साथ दिया था, मगर वो जो 400 हमें सपना लग रहा था वो फखर जमान ने सच करके दिखाया था। तो मुझे लगता है कि फखर जमान तो ऑटोमेटिक चॉइस होनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि उनकी फिटनेस के मसाइल क्या है, वो फिट है या नहीं है। अगर तो है तो मेरे हाल में इसमें एक लम्हा भी नहीं सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने सरदार औरंगजेब साहब की और उमर फारूक की आपने गुफ्तगू सुनी है। पाकिस्तान टीम एक अरसे बाद आईसीसी के किसी टूर्नामेंट के अगले मरहले में आ गई है और अल्लाह ताला ने हमें अगला मरहला देखने के लिए नसीब फरमाया है। और हमने अपनी जो टिकटें थी पाकिस्तान वापसी की वो तो खैर रखी तो फिर फाइनल के बाद की हैं, बट ये है कि अब हम पाली केले के लिए जो है ना वो जाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि कंफ्यूज थे कि पाली केले हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। इंडिया के खिलाफ मैच के बाद बहुत कुछ पाकिस्तानी टीम में ठीक होने वाला था। 50% कुछ प्लेइंग 11 में तब्दीलियां नजर आई हैं और बाकी पिक्चर भी अगले कुछ दिनों तक आपसे हम शेयर करेंगे, आगाह करेंगे। थैंक यू सो मच।